अब तक हम यह समझ चुके हैं कि डीएनए और जेनेटिक्स हमारे जीवन के कई पहलुओं को निर्धारित करते हैं, जैसे हमारी शारीरिक विशेषताएं, स्वास्थ्य और लक्षण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डीएनए का अध्ययन न केवल हमारे शरीर को समझने में मदद करता है, बल्कि यह कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए जानते हैं डीएनए नॉलेज के कुछ प्रमुख एप्लीकेशंस के बारे में, जो न केवल विज्ञान को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि हमारी जिंदगी में भी बड़े बदलाव ला रहे हैं। जेनेटिक टेस्टिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग वे आधुनिक तकनीकें हैं जिनका उपयोग हमारे जीनोम को समझने और कई तरह की बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। 1. जेनेटिक टेस्टिंग। यह प्रक्रिया किसी व्यक्ति के डीएनए से जानकारी निकालकर यह पता लगाने में मदद करती है कि वह किसी विशेष बीमारी या विकृति के लिए आनुवांशिक रूप से संवेदनशील है या नहीं। एग्जाम्पल जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया जैसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता जेनेटिक टेस्टिंग से आसानी से चल सकता है। अगर किसी परिवार में यह बीमारियां पहले से मौजूद हैं, तो उनके बच्चों को इन बीमारियों से प्रभावित होने के खतरे का आकलन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला कैरियर है और उसके साथी को भी जेनेटिक टेस्टिंग में यह पता चलता है कि वह भी कैरियर है, तो वे जान सकते हैं कि उनकी संतानों को इस बीमारी का खतरा हो सकता है। दूसरा, डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए हम किसी व्यक्ति के पूरे जीनोम का अनुक्रम प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम यह समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति में कौन से जीन मौजूद हैं और ये जीन उनके स्वास्थ्य, लक्षण और बीमारियों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यक्तिगत चिकित्सा और बीमारी के कारणों की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। एग्जाम्पल, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP एक ऐतिहासिक परियोजना थी जिसके दौरान वैज्ञानिकों ने मानव जीनोम का पूरा अनुक्रम तैयार किया। इसका उद्देश्य यह था कि हम समझ सकें कि हमारे जीनोम में कौन से जीन मौजूद हैं और वे हमारे शरीर में किस प्रकार काम करते हैं। इस परियोजना की मदद से अब हम हर व्यक्ति की जीनोम के अनुक्रम के आधार पर उनकी बीमारियों का पता लगा सकते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए प्रभावी उपचार विकसित कर सकते हैं। जीन थेरेपी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में डीएनए का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। पहला, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का उद्देश्य शरीर में खराब या म्यूटेटेड जीन को ठीक करना है ताकि व्यक्ति को किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से राहत मिल सके। यह तकनीक एक तरह से शरीर को सुधारने की प्रक्रिया है जिसमें ठीक जीन को डाला जाता है या खराब जीन को हटाया जाता है। एग्जाम्पल, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया जैसी बीमारियों के इलाज में जीन थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में, जिनमें लिवर और फेफड़ों के कार्य में समस्या आती है, जीन थेरेपी की मदद से सुधार करने की कोशिश की जा रही है। हीमोफीलिया में खून का थक्का नहीं बनता है और जीन थेरेपी से इस समस्या का इलाज किया जा सकता है, जिससे मरीजों को खून बहने पर जीवन रक्षक उपचार मिल सकता है। दूसरा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब है कि इलाज को हर व्यक्ति की जीनोम और स्वास्थ्य की विशेषताओं के आधार पर अनुकूलित किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति के लिए विशिष्ट और प्रभावी उपचार प्रदान किया जा सके। एग्जाम्पल, एक अच्छी तरह से जांच ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर का इलाज लेने वाले मरीजों के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट विकसित किया जा सकता है, जो उनके जीनोम के आधार पर यह निर्धारित करता है कि कौन सा दवा उनके लिए सबसे प्रभावी होगी। इसका एक उदाहरण HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में है, जिसमें हर्सेप्टिन नामक दवा को रोगी के जीनोम की जांच के बाद दिया जाता है। यह उपचार उन मरीजों के लिए बहुत प्रभावी है जिनमें HER2 जीन का उच्च स्तर होता है। डीएनए का एक और बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है फोरेंसिक साइंस, जहां इसका उपयोग अपराधों की जांच में किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल अपराधियों की पहचान, हत्या या अन्य अपराधों में आरोपियों की पहचान और पितृत्व परीक्षण, पैटर्निटी टेस्टिंग में किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है किसी व्यक्ति के डीएनए की एक अनूठी पहचान प्राप्त करना। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह हर व्यक्ति का डीएनए भी अद्वितीय होता है। इसे अपराधियों की पहचान करने और अपराध स्थल से मिले डीएनए सैंपल से आरोपी का मिलान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक प्रसिद्ध मामले में द O.J. सिम्पसन ट्रायल 1995 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल हुआ था। इस मामले में O.J. सिम्पसन पर अपनी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति की हत्या का आरोप था
और डीएनए एविडेंस ने यह साबित किया कि सिम्पसन का डीएनए हत्या स्थल पर पाया गया था। डीएनए एविडेंस ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित किया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक और सामान्य उपयोग पितृत्व परीक्षण में किया जाता है। इसमें बच्चे और संदिग्ध पिता का डीएनए परीक्षण किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्चा उस व्यक्ति का बायोलॉजिकल बच्चा है या नहीं। एग्जाम्पल, अगर किसी महिला का पति या कोई अन्य पुरुष बच्चा अपनी संतान का बायोलॉजिकल पिता होने का दावा करता है तो डीएनए टेस्टिंग के माध्यम से पितृत्व स्थापित किया जा सकता है। यह एक बहुत ही सामान्य उपयोग है जो सामाजिक और कानूनी मामलों में महत्वपूर्ण साबित होता है। डीएनए और जेनेटिक्स का अध्ययन न केवल जीवन के वैज्ञानिक पहलुओं को समझने में मदद करता है, बल्कि इसे चिकित्सा, न्याय और समाज के अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी रूप से उपयोग किया जा रहा है। जेनेटिक टेस्टिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग ने बीमारियों का जल्दी पता लगाने और उनका इलाज करने में सहायता दी है। जीन थेरेपी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन ने चिकित्सा के क्षेत्र में कई नई उम्मीदें जगाई हैं, जिससे लोगों को बेहतर और विशिष्ट उपचार मिल रहा है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे फोरेंसिक एप्लीकेशंस ने अपराधों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। डीएनए का ज्ञान न केवल हमारे स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है, बल्कि यह समाज में न्याय और सुधार के लिए भी एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। अब तक हमने देखा कि डीएनए और जेनेटिक्स हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे वैज्ञानिक तकनीकों ने चिकित्सा, न्याय और समाज में सुधार किया है। लेकिन क्या होगा जब हम इन तकनीकों का उपयोग और विस्तार करते हैं? जैसे जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग और KSPR जैसी नई तकनीकों की ओर बढ़ते हैं, हम एक नई एथिकल फ्रंटियर, नैतिक सीमा का सामना करते हैं। इन तकनीकों के माध्यम से हम डीएनए को संशोधित कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या प्रभाव होगा? क्या यह मानवता के लिए फायदेमंद है या यह हमारी प्रकृति से छेड़छाड़ करने जैसा है? आइए इन तकनीकों और उनके साथ जुड़ी एथिकल डिबेट्स, नैतिक बहसों को विस्तार से समझते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग जैसे तकनीकी विकास ने दुनिया को चौंका दिया है। इन विधियों के द्वारा वैज्ञानिकों को जीन्स में बदलाव करने की क्षमता मिली है, जिससे हम शरीर में स्थित आनुवंशिक सामग्री को बदल सकते हैं। हालांकि यह चिकित्सा में कई सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है, जैसे बीमारी के इलाज के लिए जीन थेरेपी, यह कुछ गंभीर नैतिक सवाल भी खड़ा करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम किसी जीव के डीएनए में जानबूझकर बदलाव करें ताकि एक विशेष लक्षण या गुण प्राप्त किया जा सके। यह तकनीक, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स (GMOs) में उपयोग होती है और अब ह्यूमंस, मनुष्यों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल, गोल्डन राइस एक उदाहरण है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से विकसित किया गया। यह चावल विटामिन ए से भरपूर है, जिसे ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था, जो विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण होती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हमें ऐसे प्राकृतिक जीवों के डीएनए में बदलाव करने का अधिकार है, भले ही यह जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा हो? एथिकल डिबेट, क्या यह सही है कि हम इस तकनीक का उपयोग प्राकृतिक जीवों के जीनोम को बदलने के लिए करें? क्या यह जीवन के साथ छेड़छाड़ करना नहीं है? और अगर हम मनुष्यों के जीनोम में बदलाव करते हैं तो क्या यह किसी अन्य बीमारी या लक्षण को जन्म दे सकता है जिसका हमें अंदाजा नहीं है? क्लोनिंग का मतलब है किसी जीव के डीएनए को ठीक वैसा ही फिर से बनाना। डॉली द शीप, जो दुनिया की पहली क्लोन भेड़ थी, 1996 में पैदा हुई थी, इसने क्लोनिंग की तकनीक को एक नई दिशा दी। एग्जाम्पल, डॉली का मामला विवादों से घिरा हुआ था क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने इसे अननेचुरल और इमोरल माना। क्या किसी व्यक्ति या जानवर को ठीक वैसे ही फिर से पैदा करना ठीक है, या क्या यह उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया के खिलाफ है? इसके अलावा क्या हम ऐसे क्लोन किए गए जीवों के अधिकारों का सम्मान करेंगे? एथिकल डिबेट क्लोनिंग से जुड़े कई नैतिक सवाल हैं, जैसे क्या क्लोन किए गए जीवों के पास वही अधिकार होंगे जो एक सामान्य जीव के पास होते हैं? क्या हमें उन्हें उसी तरह का जीवन जीने का अवसर मिलेगा जैसा अन्य जीवों को मिलता है? अब तक हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग की सीमाओं को देखा है, लेकिन CRISPR, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स,
ने इन सभी को और भी शक्तिशाली बना दिया है। CRISPR एक तकनीक है जो वैज्ञानिकों को जीन्स में बहुत सटीक और तेज तरीके से बदलाव करने की अनुमति देती है। एग्जाम्पल, CRISPR-Cas9 की मदद से वैज्ञानिकों ने जीनोम को बेहद सटीक तरीके से संशोधित किया है। इसे पहली बार 2012 में जेनिफर डाउडना और एमेनुअल चार्पेंटियर द्वारा विकसित किया गया था। अब इस तकनीक से हम शरीर में मौजूद खराब जीन को ठीक कर सकते हैं, जिससे जेनेटिक डिजीजेस जैसे हंटिंगटन्स डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का इलाज किया जा सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2018 में चीन के वैज्ञानिक ही जांगकुई ने दुनिया में पहले CRISPR बेबीज का जन्म कराया जो HIV से सुरक्षित थे। इस कदम ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया क्योंकि दुनिया भर में वैज्ञानिक और नैतिक समुदायों ने इस प्रयोग पर गंभीर सवाल उठाए। क्या यह इस तकनीक का दुरुपयोग नहीं है, या क्या यह मानवता के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है? डिजाइनर बेबीज एक सबसे बड़ा और विवादास्पद मुद्दा है। डिजाइनर बेबीज जहां वैज्ञानिकों को इस तकनीक से अपने बच्चे के गुणों को चुनने की क्षमता मिल सकती है, क्या यह हमें बच्चों के रूप, रंग, गुण और संभावित बीमारियों को पहले से तय करने का अधिकार देता है? उदाहरण के लिए, यदि हम किसी बच्चे के जीवन को पहले से ही तय कर लें, जैसे उसकी शारीरिक क्षमता, IQ या यहां तक कि उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, तो क्या यह एक नैतिक उल्लंघन नहीं होगा? क्या हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां सिर्फ कुछ विशेष प्रकार के बच्चे ही जन्म ले सकें? सेफ्टी कंसर्न्स, CRISPR और जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीकों में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, दीर्घकालिक प्रभाव पर भी सवाल उठते हैं। क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम जिन जीनों में बदलाव कर रहे हैं उनके परिणाम भविष्य में कैसे होंगे? उदाहरण के लिए, अगर हम किसी व्यक्ति में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या यह उसके बच्चों और पोते पोतियों में भी बदल जाएगा? क्या इन बदलावों के अनफोर्सीन, अनदेखे परिणाम होंगे? जेनेटिक म्यूटेशंस को स्थायी रूप से सुधारने से हमारे आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इक्विटी एंड एक्सेस एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या हर व्यक्ति के पास इन तकनीकों का लाभ उठाने का समान अधिकार होगा? क्या केवल अमीर लोग ही इन तकनीकों का उपयोग कर पाएंगे, जिससे समाज में और अधिक असमानता पैदा हो सकती है? उदाहरण के लिए, अगर केवल संपन्न लोग अपने बच्चों के लिए CRISPR का उपयोग कर सकते हैं, तो क्या इससे समाज में जेनेटिक इनइक्वालिटी, जैविक असमानता पैदा होगी? क्या यह तकनीक गरीब लोगों के लिए उपलब्ध होगी या केवल अमीर और शक्तिशाली ही इसका लाभ उठा पाएंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग और CRISPR जैसी तकनीकों ने विज्ञान और चिकित्सा में महत्वपूर्ण क्रांति ला दी है, लेकिन इनका उपयोग हमारे समाज और नैतिकता के लिए बड़े सवाल पैदा करता है। क्या हमें यह अधिकार है कि हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करें और जीवन के रूप को नियंत्रित करें? क्या हम इन तकनीकों का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, या हमें इनके परिणामों को लेकर अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है? जैसे जैसे हम इन तकनीकों के साथ आगे बढ़ते हैं, यह जरूरी होगा कि हम इनकी एथिकल इम्प्लीकेशंस, नैतिक प्रभावों पर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि हम इनका उपयोग मानवता के भले के लिए कर रहे हैं। इन सवालों का कोई आसान उत्तर नहीं है, लेकिन ओपन डायलॉग और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन के साथ हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक नैतिक और समान समाज की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे DNA, जेनेटिक्स और उस कटिंग एज विज्ञान के बारे में इस गहरी जानकारी को देखने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आज हमने देखा, ये खोजें चिकित्सा, अपराध सुलझाने और जीवन को समझने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं, लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जो नैतिक सवाल हम सामना कर रहे हैं, चाहे वह जीन एडिटिंग, क्लोनिंग या CRISPR के उपयोग से संबंधित हों, वे ऐसे सवाल हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे समाज को आकार देंगे। यह हमारे ऊपर है, एक वैश्विक समुदाय के रूप में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन तकनीकों का उपयोग समझदारी से किया जाए और यह सभी के लाभ के लिए हो। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसे कंटेंट ला सकें जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में हो। आइए इस बातचीत को कमेंट्स में जारी रखें। आप आज के चर्चा किए गए एथिकल चैलेंजेस के बारे में क्या सोचते हैं? हम प्रगति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? जिज्ञासु बने रहें, जानकारी से जुड़े रहें और बड़े सवाल पूछते रहें। अगले वीडियो तक ध्यान रखें।